Logical or critical reasoning question test your capacity to evaluate rational justification। यानी कि इसमें आपको एक आर्गुमेंट दिया जाता है जिसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं और उसके बाद एक कंक्लूजन दिया जाता है। अब वो कंक्लूजन किस बेसिस पर आ रहा है, उसके डिफरेंट पार्ट्स यानी कि आर्गुमेंट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं जैसे प्रेमिसेस है, एविडेंसेस हैं, कंक्लूजन है, ये इनकी रैशनैलिटी क्या है, क्या ये कंक्लूजन करेक्ट है या नहीं, एविडेंस या अजम्पशन इसको सपोर्ट करते हैं या नहीं। तो इस किस्म के लॉजिकल आइटम्स पर मुश्तमिल ये क्वेश्चन होते हैं और जाहिर है इसमें खासी टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना चाहिए और उसके डिफरेंट पार्ट्स जो डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल होती हैं उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए ताकि क्वेश्चन को समझने में आसानी हो और बगैर टर्म्स को समझे इन क्वेश्चंस को करना खासा मुश्किल होता है। मसलन सबसे पहले आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट वो पैसेज या पैराग्राफ है जो आपको रीड करने के लिए दिया जाता है। ये एक स्टेटमेंट है या कोई असर्शन है। तो आर्गुमेंट कवर ए वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स एरियाज एंड सिनेरियोज दैट आर टिपिकल टेस्ट टेकर शुड बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड। देखें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सब्जेक्ट एरिया, वैरायटी है। किसी भी टॉपिक का सब्जेक्ट हो सकता है। नॉर्मली जनरल लाइफ से चीजें ली जाती हैं, सोशल साइंसेज से चीजें ली जाती हैं, लेकिन क्या है कि वही बात कि ये बेस करेगा जो कुछ दिया गया है, अलबत्ता अजम्पशंस वगैरह आपको खुद ड्रॉ करनी हो। इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप आर्गुमेंट को समझें कि आपको दिया क्या गया है, लॉजिक समझें उसकी कि उसमें लॉजिक क्या रोल प्ले कर रही है और उसके डिफरेंट पार्ट्स लॉजिकली आपस में किस तरह से कनेक्टेड हैं। देखिए ये एक टिपिकल क्वेश्चन है। मसलन सबसे पहले दिस इज द आर्गुमेंट, जो स्टेटमेंट आपको दी गई है, वाइट टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये एक आर्गुमेंट है। उसके फौरन बाद ये हम डिफरेंट कलर में देख रहे हैं। पेपर में कलर नहीं होंगे, ये कलर सिर्फ स्क्रीन पर आसानी से विजिबिलिटी को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, वरना पेपर में वही टेक्स्ट होगा, स्क्रीन पर एक ही कलर में टेक्स्ट होता है। अगर पेपर बेस आप टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें ये वो नॉर्मल टेक्स्ट की तरह से सब कुछ लिखा होगा। यहाँ पर कलर इस्तेमाल किए गए फॉर क्लियर डिपिक्शन। तो ये क्वेश्चन स्टेम है, यानी कि जो चीज आपसे पूछी जा रही है वो क्या है। उसके बाद ये ऑप्शंस हैं, ये क्वेश्चन का टोटल स्ट्रक्चर है। अच्छा दूसरी बात ये है कि ये जो ऑप्शंस हैं ये 4 to 5 होते हैं, यानी कि ए से डी तक या ए से ई तक। अच्छा आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्वेश्चन में क्या चीजें होंगी। एक तो लॉजिकल रीजनिंग बिगिंस विद ए रिटन स्टिमुलस, जिसे हम आर्गुमेंट कह रहे हैं। शॉर्ट पैसेज की टाइप में होता है, अमूमन 100 के करीब वर्ड्स होते हैं, स्मॉलर भी हो सकते हैं। बाजू का सिर्फ 2 लाइन्स पर मुश्तमिल आर्गूमेंट होता है, बाजू का 6 लाइन 7 लाइन तक चला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एवरेज में 80 to 100 वर्ड का एक पैसेज होता है छोटा सा, वो से हम पैसेज कह सकते हैं। एक्चुअली तो वो लॉजिकल कनेक्टेड डिफरेंट पार्ट्स हैं। उसके फौरन बाद क्वेश्चन और 4 to 5 आंसर चॉइसेस। जैसा कि अभी आपने ये देखा था कि ये आर्गुमेंट है या स्टेटमेंट है या पैसेज है, ये जो डिफरेंट कलर में है ये इसकी क्वेश्चन स्टेम है और ये ऑप्शन है 4 to 5। तो जो आर्गुमेंट आपको दिया गया है उससे मुतालिक कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा जो क्वेश्चन स्टेम में होगा, और आंसर चॉइस क्या होगा, वो आंसर चॉइस बेस्ट होगा जो अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस या क्वेश्चन स्टेम जो आर्गुमेंट के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में लॉजिकली कनेक्ट कर देगा। फिर इसमें सब्जेक्ट कौन से होते हैं कि जो आपको आर्गुमेंट दिया जा रहा है, जो पैसेज रीड करने के लिए आपको दिया जाता है, उसमें सब्जेक्ट भी वैरायटी के साथ आते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक्स भी हो सकती है, साइंस की चीज़ें भी हो सकती हैं, म्यूजिक थ्योरी भी हो सकती है, पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी एंड मैनी मोर। यानी कि आप किसी भी टॉपिक को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें आपको सब्जेक्ट नॉलेज की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम मिलेगी। देखिए रीडिंग कम्प्रीहेंशन और इसमें यही फ़र्क है कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन में आप टोटली आउटसाइड द पैसेज नहीं जा सकते। आपको जो कुछ दिया जाता है पैसेज में से दिया जाता है। लेकिन लॉजिकल रीजनिंग में बाज़ औक़ात हमें खास तौर पे स्ट्रेंथन करने में या अजम्पशन मालूम करने में बियॉन्ड द पैराग्राफ आप जा सकते हैं। लेकिन
लॉजिकली आउट नहीं हो सकते। आप अज्यूम कर सकते हैं, कोई भी शख्स किसी तरह से भी अज्यूम कर सकता है जिससे वो चीजें आपस में कनेक्ट हो जाएं। इसी तरीके से इन्फ्रेंस में भी आप अपने तौर पर कुछ आइडिया दे सकते हैं, यानी कि कॉमन नॉलेज इसमें इस्तेमाल हो सकता है, बल्कि होगा। अब इसके कंपोनेंट्स को देखें। ये जो आर्गुमेंट दिया जा रहा है इसके भी कंपोनेंट्स हैं। मतलब सबसे पहले कंक्लूजन। इसकी हालांकि ये कंक्लूजन अमूमन पैसेज के एंड पर होता है या दरमियान में भी आ सकता है, लेकिन इसका सबसे पहले जिक्र इसलिए किया जा रहा है कि बाकी चीजें इसके बगैर कंप्लीट नहीं होंगी। दो बातें यानी कि आप एक या दो बात करते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि लिहाजा ये चीज होगी, देयर फोर, देन, इस तरह से आप एक रिजल्ट भी उसका देते हैं कि जो बात की गई है ये इसका मकसद ये है या ये कहना चाहते हैं। स्टेटमेंट से फॉलो करके जो रिजल्ट निकलता है वो कंक्लूजन है। फिर प्रेमिसिस। प्रेमिसिस क्या चीज है? अदर स्टेटमेंट दैट सपोर्ट कंक्लूजन। कंक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है आर्गुमेंट में, वो प्रेमिसिस कहलाती हैं। फिर असम्पशन। असम्पशन है अनस्टेटेड प्रेमिस, यानी कि वो प्रेमिस जो कि अनस्टेटेड पैसेज में दी नहीं गई है, आप खुद अज्यूम करते हैं कि ये इस दोनों के चीज में, यानी कि दो स्टेटमेंट के दरमियान ये अजम्पशन है, तब ये रिजल्ट कंक्लूड हो सकता है। फिर है एविडेंस। एविडेंस मीन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, रेफर टू द इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, डाटा और ऑब्जर्वेशन दैट सपोर्ट द प्रेमिसेस और क्लेम मेड बाय विद इन एन आर्गुमेंट। यानी कि एविडेंस इसको सपोर्ट करता है आमतौर पर, यानी कि न्यू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो प्रेमिसेस, प्रेमिसेस क्या है? जिनकी बेस पर रिजल्ट या कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है। असम्पशन क्या है? कि ये हिडन अनस्टेटेड स्टेटमेंट है जो दो चीजों के बीच में जब आती है तो उनको कनेक्ट करने की लॉजिक प्रोवाइड करती है। देखें, ये टोटल इसका चार्ट बनता है कि आर्गुमेंट है, उसमें एविडेंस होगी, प्रेमिसेस होंगे, असम्पशन होगी, और इन सब से मिलकर कंक्लूजन ड्रॉ होगा। फिर हम कंक्लूजन को देखते हैं डिटेल में। कंक्लूजन कम इन फॉर्म ऑफ आइडियाज, व्यू पॉइंट्स, रिकमेंडेशन, सजेशन एंड प्लान ऑफ एक्शन। आर्गुमेंट में हमें कैसे मालूम होता है कि अब जो स्टेटमेंट आएगी या जो बात की जाएगी वो कंक्लूजन है? तो उसके लिए की वर्ड्स होते हैं। दे मसलन देयरफॉर इज वेरी कॉमन, इन कंक्लूजन, thus, hence, consequently, as a consequence, accordingly, it follows that। तो ये वर्ड्स इंडिकेटर होते हैं कि इसके बाद कंक्लूजन की स्टेटमेंट आनी है। यानी कि आप दो तीन लाइनें लिखते हैं, फिर उसके बाद आप कहते हैं देयरफॉर, इसका मतलब है आगे आप इनके नतीजे में जो ड्रॉ करना चाहते हैं वो देयरफॉर के बाद आएगी बात। मतलब सैंपल क्वेश्चन देखते हैं। शुड द गवर्नमेंट इन्वेस्ट मोर इन स्पेस एक्सप्लोरेशन? Should the government invest more in space exploration? Proponents यानी कि इसकी हिमायत करने वाले argue that space exploration leads to technological advancement and scientific discoveries that benefit humanity as a whole। इसकी हिमायत करने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि स्पेस एक्सप्लोरेशन से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है, साइंटिफिक डिस्कवरीज आती हैं, और जिससे ह्यूमैनिटी को फायदा होता है एज ए होल। हाउएवर, अपोनेंट्स, मुखालफत करने वाले लोग, क्लेम दैट द वास्ट अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन स्पेस मिशन, वो कहते हैं कि बहुत बड़ी अमाउंट खर्च होती है स्पेस मिशन पर, कुड बी बेटर एलोकेटेड, कि इसको एलोकेटेड किया जा सकता है बेहतर अंदाज में, टू एड्रेस प्रेसिंग इश्यूज ऑन अर्थ, जो अर्थ के प्रेसिंग इश्यूज हैं उन पर खर्च किया जा सकता है ताकि उनको हल किया जा सके, सच एज पॉवर्टी एंड हेल्थ केयर। यानी कि जो अपोनेंट है, जो मुखालिफ हैं इसके, वो कहते हैं कि जो अमाउंट आप स्पेस एक्सप्लोरेशन पर खर्च कर रहे हैं वो आप ज़मीनी मसाइल यानी कि पॉवर्टी और हेल्थ केयर वगैरह पर खर्च करें। व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल कंक्लूजन बेस्ड ऑन दीज आर्गुमेंट? देखें, अब ये पढ़ने के बाद
आप क्या कंक्लूड करते हैं, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर कंक्लूजन आना चाहिए। जो ऑप्शन होंगे उनमें से आप चूज करेंगे कि इसका कंक्लूजन क्या है। अब हम इसको एनालाइज करते हैं। देखिए आर्गुमेंट क्या है। द आर्गुमेंट रिवॉल्व अराउंड वेदर द गवर्नमेंट शुड एलोकेट मोर फंड टू स्टेट्स एक्सप्लोरेशन और प्रायोरिटाइज अदर प्रेसिंग इश्यूज ऑन अर्थ। देखिए आर्गुमेंट क्या बना कि क्या गवर्नमेंट को स्पेस एक्सप्लोरेशन पे खर्च करना चाहिए या फिर अदर प्रेसिंग इश्यूज ऑन अर्थ पर खर्च करना चाहिए। ये है एक्चुअली इसमें दिया गया आर्गुमेंट। अब प्रेमिसेस क्या है कि प्रोपोनेंट कहते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन लीड्स टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड साइंटिफिक डिस्कवरीज। देखें जो हिमायत करने वाले हैं वो हिमायत क्यों कर रहे हैं, वो हमें प्रेमिसेस की शक्ल में दिया गया है। यानी कि अगर हम इसका कंक्लूजन ये करते हैं कि खर्च करना चाहिए, गवर्नमेंट को स्पेस एक्सप्लोरेशन पर खर्च करना चाहिए, तो उसकी प्रेमिसेस क्या है कि इसकी मदद से एडवांसमेंट और साइंटिफिक डिस्कवरीज होती हैं। अब प्रेमिसेस देखें अपोनेंट्स का। वो क्लेम करते हैं द मनी स्पेंट ऑन स्पेस मिशन could be better used to address issues like poverty and healthcare on earth। के मुखालफत करने वाले कहते हैं कि ये अमाउंट आपको खर्च करनी चाहिए ज़मीनी मसाइल पर, जिसमें स्पेशली पॉवर्टी और हेल्थ केयर इश्यूज हैं। अब देखें ये हो गया आर्गुमेंट, ये प्रेमिसेस होगी दोनों की अलग अलग, क्योंकि आर्गुमेंट में दोनों को ही आप कह सकते हैं कि डिमांड की जा रही है अल्टरनेटिवली कि क्या गवर्नमेंट को उधर खर्च करना चाहिए या उधर खर्च करना चाहिए। प्रोपोनेंट उसके लिए प्रेमिसेस दे रहे हैं या उसकी लॉजिक बता रहे हैं कि उसकी जरूरत क्यों है। अपोनेंट्स उसको कंडेम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो ये चीजें मांग रहे हैं कि पहले जमीन के मसाइल हल करें। अब एविडेंस की तरफ आते हैं। Proponents cite technological advancement and scientific discovery resulting from, देखें वो कहते हैं, जो हिमायत करने वाले हैं वो कहते हैं कि साइंटिफिक एडवांसमेंट और डिस्कवरीज रिजल्ट्स फ्रॉम स्पेस एक्सप्लोरेशन है। और जाहिर है कि इसका मकसद वो ये चाहते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होगी तो अल्टीमेटली ह्यूमैनिटी को फायदा होगा। जो मुखालफत करने वाले हैं अपोनेंट्स, वो सजेस्ट कर रहे हैं कि रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाए स्पेस एक्सप्लोरेशन के बजाय, यानी कि उसको रीडायरेक्ट करें किस तरफ, प्रेसिंग इश्यूज ऑन अर्थ की तरफ। ये एविडेंसेस हैं इसमें कि वो क्यों कह रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं। अब दरमियान में अजम्पशन क्या है। The assumption underlying this argument is that government funding is finite। देखें ये पढ़ने से आपके जहन में कुछ भी नहीं आया था, लेकिन अब गौर करें तो हमें मालूम होता है कि जो फंड्स हैं वो लिमिटेड हैं। तभी तो प्रोपोनेंट कहते हैं कि उधर खर्च करें, अपोनेंट कहते हैं उधर खर्च करें। अगर फंड्स बेतहाशा अवेलेबल हों और एक्सेसिव हों तो प्रोपोनेंट और अपोनेंट की बात ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो फंड इतना ज्यादा होगा कि वो दोनों जगहों पर खर्च हो रहा होगा। तो यहां से हमें मालूम होता है कि अगर दो ग्रुप्स हैं प्रोपोनेंट्स के और अपोनेंट्स के, इसका मतलब है कंट्रोवर्सी है, किसी कोई ना कोई बोन ऑफ कंटेंशन है। वो क्या है, वो अजम्पशन क्या है, वो है कि फाइनाइट रिसोर्सेज है, यानी कि रिसोर्सेज की लिमिट है, and that allocating more funds to space exploration necessarily means less funding available for other social needs। कि अगर आप स्पेस पे खर्च करते हैं तो वो फंड कम हो जाते हैं जो जमीनी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए, सोशल नीड्स के लिए फिर पैसा नहीं बचता। ये देखें ये अजम्पशन जब आप गौर करेंगे तो आपको नजर आएगी। और जाहिर है आपने अपने तौर पे तो गौर करना नहीं, आपको तो ऑप्शन दिए जाएंगे, तो जब कोई ऐसी ऑप्शन आएगी तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि एक्चुअली ये अजम्पशन बीच में मौजूद है, अदरवाइज ये दोनों बातें हो ही नहीं सकती। इस अजम्पशन ये अजम्पशन मौजूद है तो एलोकेशन और री एलोकेशन की बात तब रेज होगी अगर फंड बहुत ज्यादा हो तो दोनों जगह पर खर्च हो सकता है। अब कंक्लूजन की तरफ आए। द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द आर्गुमेंट डिपेंड्स ऑन वंस पर्सपेक्टिव। जाहिर है दो पर्सपेक्टिव दिए गए हैं। वन पॉसिबल कंक्लूजन is that balanced approach is necessary, weighing the benefits of space exploration against the needs of addressing earthly concerns। One possible conclusion क्या हो सकता है
कि बैलेंस अप्रोच नेसेसरी है, वेइंग द बेनिफिट ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन के वेट कर लें कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के फायदे ज्यादा हैं अगेंस्ट द नीड्स ऑफ द एड्रेसिंग अर्थली कंसर्न. Another possible conclusion is that government should prioritize funding for space exploration due to its potential long-term benefit for humanity. पहले में क्या था कि आप बैलेंस अप्रोच इस्तेमाल करें और देखें कि स्पेस एक्सप्लोरेशन और अर्थली कंसर्न को सॉल्व करने पर फंडिंग किस कदर चाहिए, बैलेंस रखें उनमें कि उधर भी और उधर भी. एक तो पॉसिबल कंक्लूजन ये हो सकता है. दूसरा ये कि आप कहें कि जी क्योंकि स्पेस एक्सप्लोरेशन के लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि नई चीज़ दरियाफ्त होंगी. फॉर एग्जांपल अब दुनिया से मेटल्स बहुत ज़्यादा कम हो रही हैं, इस्तेमाल हो रही हैं मुसलसल, जैसे सिलिकॉन से सोलर सेल बन रहे हैं, कंप्यूटर की चिप्स बन रही हैं, इसी तरह से और सेमीकंडक्टर्स बनते हैं. तो अब अगर हमें किसी स्पेस एक्सप्लोरेशन के दरमियान सोर्स ऑफ सिलिकॉन मिल जाता है तो पोटेंशियल लॉन्ग टर्म बेनिफिट फॉर ह्यूमैनिटी है. सैम्पल क्वेश्चन. Studies have shown that people who regularly exercise have lower incidences of heart disease. Therefore, regular exercise is beneficial for heart health. देखिए ये तो इसने खुद ब खुद कंक्लूजन दे दिया. अब बेसिस क्या है कि एक स्टडी है जिसने बताया है कि रेगुलर एक्सरसाइज हैव लोअर इंसिडेंसेस ऑफ हार्ट डिजीज. स्टडीज के मुताबिक जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनमें हार्ट इश्यूज कम होते हैं. लोअर, इलिमिनेट नहीं होते, लोअर का वर्ड यूज हुआ. इसलिए ये कंक्लूजन ड्रॉ किया गया. द आर्गुमेंट कंसिस्ट ऑफ सिंगल प्रेमिस एंड ए कंक्लूजन. प्रेमिस जो जिसकी बेस पर ये रिजल्ट ड्रॉ किया गया है क्या है? स्टडीज हैव शोन दैट पीपल हु रेगुलरली एक्सरसाइज हैव लोअर इंसिडेंसेस ऑफ हार्ट डिजीज. ये आ गया प्रेमिसिस. और इसकी बेस पे कंक्लूजन क्या निकाला गया? ये therefore regular exercise is beneficial for heart health. Question types. There are 10 major critical reasoning question types. इसके अलावा भी होती हैं लेकिन ये मेजर टाइप्स हैं जो आपको कॉमनली नजर आएंगी. सबसे पहले फाइंड द अजम्पशन. इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्टली आपसे अजम्पशन ही पूछी जाती कि ये प्रेमिसिस है, ये आर्गुमेंट है, ये इसमें कंक्लूजन ड्रॉ किया गया है, आप अजम्पशन बताएं कि किस बेस पर ये कंक्लूजन ड्रॉ किया जा रहा है. मसलन ये एग्जांपल देखें. A recent study found that students who regularly attend lectures score higher on exam compared to those who skip lectures. यानी कि क्या कहा गया है, क्या आर्गुमेंट है कि एक स्टडी है जिसके जरिए हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि स्टूडेंट हु रेगुलरली अटेंड लेक्चर्स, जो स्टूडेंट रेगुलर लेक्चर अटेंड करते हैं, स्कोर हायर ऑन एग्जाम, कि उनका एग्जाम्स में स्कोर हायर होता है कंपेयर टू दोज हु स्किप लेक्चर्स, उनके मुकाबले में जो लेक्चर्स को स्किप करते हैं. देयरफॉर इसका मतलब है रिजल्ट आएगा या कंक्लूजन होगा आगे. अटेंडिंग लेक्चर्स रेगुलरली इंप्रूव्स एकेडमिक परफॉर्मेंस. ये कंक्लूजन है कि लेक्चर अटेंड करने से एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है. अब ये आपको आर्गुमेंट का पार्ट दिया गया था जो कि प्रेमिसिस था. इसकी बेस पर हमने ये रिजल्ट ड्रॉ किया है. कंक्लूजन. क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अजम्पशन रिक्वायर्ड फॉर द कंक्लूजन अबव टू बी वैलिड. को वैलिड करने के लिए क्या अजम्पशन होनी चाहिए? अब आप देखें कि इसमें बिल्कुल इसी तरह से कि डायरेक्ट कोरिलेशन. अब एक स्टडी है वो सिर्फ हमें ये बता रही है कि जो लोग रेगुलर लेक्चर अटेंड करते हैं उनका स्कोर हायर होता है और जो रेगुलर लेक्चर्स अटेंड नहीं करते उनका स्कोर कम होता है. इसलिए ये कंक्लूजन ड्रॉ किया गया. जबकि आप खुद गौर करें कि लेक्चर अटेंड करना रेगुलरली एक फैक्टर है, हायर स्कोर के अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं. मतलब पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से एक शख्स ट्यूशन पढ़ता है, एक नहीं पढ़ता, बेशक रेगुलर लेक्चर अटेंड करता है या नहीं करता. तो इसका मतलब यह है कि ये जो कुछ दिया गया है इसमें बहुत से अदर फैक्टर्स को इग्नोर किया गया है क्योंकि और फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से स्कोर
ज्यादा आता है लेक्चर अटेंड करने वालों का या ना करने वालों का। यानी कि इसने तो सिर्फ ये कहा कि जो रेगुलर लेक्चर अटेंड करते हैं उनका स्कोर हायर आता है। इसका मतलब ये है कि कोई अदर फैक्टर मौजूद ही नहीं है जो उसकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है या उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है। यहां पर यही कुछ है, यही अजम्पशन है कि बाकी कोई चीज नहीं है। अदरवाइज आप खुद देखें कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ रेगुलर लेक्चर अटेंड करने से स्कोर हायर हो जाए, और भी फैक्टर्स हैं। तो अब ऑप्शन देखते हैं। द स्टडी वाज कंडक्टेड यूजिंग ए लार्ज एंड डाइवर्स सैंपल ऑफ स्टूडेंट्स। ये इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये इसकी असम्पशन ही नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी बात नहीं की गई कि लार्ज नंबर में सैंपल है स्टडी का या नहीं। द एग्जाम्स यूज्ड इन द स्टडी वर ऑफ कंपेरेबल डिफिकल्टी, ये भी इररेलेवेंट है, ये असम्पशन नहीं हो सकती इसकी। सी, स्टूडेंट्स हु रेगुलरली अटेंड लेक्चर्स आल्सो स्टडीज इफेक्टिवली आउटसाइड ऑफ क्लास। देखें ये एक और अदर फैक्टर है जो इसका रिलेट कर सकता है, लेकिन ये अजम्पशन नहीं है। अजम्पशन देखें, देयर वर नो एक्सटर्नल फैक्टर, ये स्टडी अज्यूम कर रही है कि कोई और फैक्टर है ही नहीं, सिर्फ रेगुलर अटेंडिंग द लेक्चर इज द ओनली फैक्टर, इसलिए ये इसकी अजम्पशन है। द स्टूडेंट हु स्किप्ड लेक्चर डिड नॉट हैव वैलिड रीजंस फॉर देयर एब्सेंस, ये भी इररेलेवेंट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वीकन द आर्गुमेंट। इसमें आर्गुमेंट को वीक किया जाता है। These questions ask you to select the answer choice that present a fact that would weaken or hurt the author's argument. For example, a study found that students who use a particular study app consistently for at least 1 hour a day showed significant improvement in their exam scores. Therefore, using this study app regularly will lead to better academic performance for all the students. अब अगेन यहां पर क्या है कि एक फैक्टर दिया गया है, सिर्फ एक स्टडी हुई, उसमें एक फैक्टर लिया गया कि जो लोग इस ऐप को इस्तेमाल करने हैं रेगुलरली एटलीस्ट 1 आवर अ डे, उनका स्कोर सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाता है। इसलिए देखिए ये रिजल्ट आ गया कि आगे अब कंक्लूजन है, यूजिंग दिस स्टडी ऐप रेगुलरली विल लीड टू बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस फॉर ऑल स्टूडेंट्स। स्टेम क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू मोस्ट वीकन द आर्गुमेंट अबव। अब वीकन करना है, अब इसमें आर्गुमेंट है क्या जिसको वीक करना है। whenever you are asked to weaken an argument, you need to identify an option that undermines the argument conclusion. कंक्लूजन उसके जरिए वीक होना चाहिए, वो स्टेटमेंट जो आर्गुमेंट के कंक्लूजन को वीक कर दे वो एक्चुअली आर्गुमेंट को वीक करती है। अच्छा, अब ऑप्शंस देखें। दिस स्टडी वाज कंडक्टेड विद ए स्मॉल साइज सैंपल साइज। अगेन सैंपल साइज, स्टडी तो हुई है ना, स्टडी के सैंपल साइज या लार्ज साइज से उसके कंक्लूजन को कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट्स हु यूज द स्टडी ऐप आल्सो अटेंड एडिशनल ट्यूटरिंग सेशन आउटसाइड ऑफ द क्लास। देखें अब यूज द स्टडी ऐप आल्सो अटेंड, तो ये जो रिलेशन है इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। सी है, many students who use the study app reported feeling overwhelming by the amount of material covered, ये भी irrelevant है। The study did not control for other factors, yes, that could have influenced exam scores। ये अगर हम ये कहें कि जी इस ऐप के इस्तेमाल करने से डेली 1 आवर अ डे सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होगी आपके स्कोर में, तो इसका मतलब है कि ये जो स्कोर में इंप्रूवमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ इसी फैक्टर पर डिपेंड करती है। अगर हम ये कहते हैं कि नहीं देयर आर अदर फैक्टर्स, इसका मतलब है अगर ये अदर फैक्टर पर भी डिपेंड करती है जो कि ऑप्शन डी में बताया गया है, द स्टडी डिड नॉट कंट्रोल फॉर अदर फैक्टर्स दैट कुड हैव इन्फ्लुएंस्ड एग्जाम स्कोर्स, तो फिर ये रिजल्ट कैसे आ सकता है, क्योंकि ये रिजल्ट तो ये बता रहा है कि जो इस ऐप के जरिए स्टडी करेंगे पर डे 1 आवर वो बेटर स्कोर परफॉर्म करेंगे। लेकिन डी ऑप्शन हमें कहता है कि अदर फैक्टर भी हैं, तो इसका मतलब है ये रिजल्ट
वीक हो चुका है कि सिर्फ इसको करने से कुछ नहीं होगा, अदर फैक्टर्स आर आल्सो एप्लीकेबल टू दिस कोर्स। अच्छा, इसका ये पॉसिबल आंसर है। ई को भी चेक कर लेते हैं। द स्टडी ऐप इज एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव या लेस एक्सपेंसिव का इस आर्गुमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। स्ट्रेंथन द आर्गुमेंट, the question asks you to select the answer choice that presents a fact that would support or help the author's argument। इसमें जब आपने किसी आर्गुमेंट को स्ट्रॉन्ग करना हो तो आप कोई फैक्ट प्रोड्यूस करें जो उसको हेल्प करता हो। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को देखते हैं। रिसर्च shows that regular meditation can reduce stress level and improve overall well-being. Therefore, incorporating meditation into daily routines can lead to a healthier lifestyle। अब देखें स्टेम क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू मोस्ट स्ट्रेंथन द आर्गुमेंट अबव। To strengthen this conclusion, we need to find an option that provides evidence or additional reasoning supporting the effectiveness of meditation in promoting well-being। लेकिन इसमें हमें एक्स्ट्रा फैक्ट देना होगा। एक्स्ट्रा फैक्ट देने का क्या फायदा होगा कि जब एक और चीज भी इसको सपोर्ट कर रही होगी तो कंक्लूजन तो और भी स्ट्रांग हो जाएगा, और यही हमने करना है। तो देखें अब ऑप्शंस में देखें कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसको सपोर्ट करने के लिए कोई और फैक्ट भी प्रोवाइड करता है, कोई और एविडेंस भी देता है। जी, ए ऑप्शन है। स्टडीज हैव फाउंड दैट इंडिविजुअल हु मेडिटेट रेगुलरली हैव लोअर लेवल ऑफ कार्टिसोल, ए हार्मोन एसोसिएटेड विद स्ट्रेस। यस, इसको हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं क्योंकि ये एक फैक्ट प्रोवाइड कर रहा है कि स्ट्रेस लेवल जो है वो कम हो जाता है जब आप मेडिटेट करते हैं। तो जब मेडिटेट आप करते हैं और स्ट्रेस लेवल कम होता है तो जाहिर है कि हेल्थियर लाइफस्टाइल शुरू हो जाएगा। तो अभी बाकी ऑप्शन देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये करेक्ट आंसर बन सकता है या नहीं। Meditation has been practiced for centuries in various cultures as mean of achieving mental clarity and inner peace। ये irrelevant है, जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तो है लेकिन ये इसको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि सपोर्ट तो सिंपल चीज है कि आप कहते हैं कि मेडिटेशन से स्ट्रेस लेवल कम होता है जिससे वेल बीइंग बेहतर होती है। देयरफॉर इनकॉर्पोरेटिंग मेडिटेशन इनटू डेली रूटीन कैन लीड टू हेल्थियर लाइफस्टाइल। तो अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो हेल्थियर लाइफस्टाइल हो जाएगा, तो ये इररेलेवेंट है। सी को देखें। मैनी हेल्थ केयर प्रोफेशनल रिकमेंड मेडिटेशन एज कंप्लीमेंट्री प्रैक्टिस टू ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट्स, ये भी इररेलेवेंट है। फिर है डी ऑप्शन। मेडिटेशन रिट्रीट्स एंड वेलनेस सेंटर्स ऑफरिंग मेडिटेशन क्लासेस, अगेन गलत है। मेडिटेशन क्लासेस की कोई ज़रूरत नहीं है हमें, हम तो सिंपल बात कर रहे हैं कि मेडिटेशन के नतीजे में स्ट्रेस लेवल कम होता है जिसके नतीजे में हेल्थियर लाइफस्टाइल होता है। ई ऑप्शन। पीपल हु इंगेज इन रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज आर मोर लाइकली टू मेंटेन ए कंसिस्टेंट मेडिटेशन प्रैक्टिसेस। मेडिटेशन प्रैक्टिसेस तो करने की उसने बात की है, उसका रिजल्ट दूसरा लिया है कि उसके नतीजे में लाइफस्टाइल बेहतर होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जिसमें एड्रेस किया जा रहा है स्ट्रेस लेवल को, कि जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उसके नतीजे में लोअर लेवल ऑफ कॉर्टिसोल, ए हार्मोन एसोसिएटेड विद स्ट्रेस, के कॉर्टिसोल का लेवल कम हो जाता है जिसकी वजह से स्ट्रेस कम होती है। जब स्ट्रेस कम होगी तो अल्टीमेटली हेल्थियर लाइफस्टाइल होगा। रिजॉल्व ए पैराडॉक्स। पहले तो देखें पैराडॉक्स क्या है। पैराडॉक्स कहते हैं एक एब्सर्ड और कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट और प्रपोजिशन, लेकिन कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट तो है लेकिन जब उसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो वो करेक्ट पाई जाती है, उसको कहते हैं पैराडॉक्स। कि अपेरेंटली फर्स्ट इंस्टेंस में वो एब्सर्ड एंड कंट्राडिक्टरी लगती है लेकिन जब उसे इन्वेस्टिगेट किया जाए तो वो करेक्ट हो सकती है।
These questions ask you to select the answer choice that presents a fact that would resolve a situation, कि आप एक ऐसा फैक्ट प्रेजेंट करें जो एक सिचुएशन को रिजॉल्व कर दे, जो पैराडॉक्सिकल हो, यानी कि जो एक्चुअल ना हो. For example, the sales of organic fruit and vegetables have been steadily increasing over the past decade. Despite the increase in sales, organic farming practices remain more expensive and labor intensive compared to conventional farming methods. देखें, अब इसके दो पार्ट हैं. पहले पार्ट में देखें, the sale of organic fruit and vegetables have been steadily increasing. इंक्रीज हो रही हैं. डिस्पाइट द इंक्रीज इन सेल, कि सेल भी इंक्रीज हो रही है, कि सेल के इंक्रीज होने के बावजूद ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस रिमेन मोर एक्सपेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव, उसके बावजूद ये कॉस्टली भी हैं और लेबर इंटेंसिव भी हैं कंपेयर टू कन्वेंशनल फार्मिंग मेथड्स. अब यहां पर आप गौर करें कि यहां पर कंट्राडिक्शन पाई जा रही है कि अगर इनका यूज बढ़ रहा है, द सेल इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब है कि कंज्यूमर उन्हें यूज कर रहा है तो परचेज करता है. अगर सेल इंक्रीज हो रही है बावजूद इसके कि ये कॉस्टली और लेबर इंटेंसिव है, कि एक तरफ सेल बढ़ रही है बावजूद इसके कि ये महंगी भी है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू बेस्ट रिजॉल्व द अपेरेंट पैराडॉक्स डिस्क्राइब्ड अबव. तो अब ये जो कंट्राडिक्शन है इसको किससे रिजॉल्व किया जा सकता है. तो देखें, चॉइसेस में देखते हैं. कंज्यूमर डिमांड फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैव बीन ड्रिवन बाय कंसर्न ओवर पेस्टिसाइड रेजिड्यू. नो, ये इसका कोई भी दूर दूर तक सिलसिला नहीं है. Advances in technology have made organic farming practices more efficient and cost effective in recent years. तो आप देखें, एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी अगर इस्तेमाल हो रहे हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस मोर एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव इन रिसेंट ईयर, जबकि वो तो उसको एक्सपेंसिव और लेबर इंटेंसिव कह रहा है, तो टेक्नोलॉजी की तो बात ही नहीं है अभी. अब सी ऑप्शन को देखें. The increased sales of organic products have led to economies of scale, reducing production cost for organic farmers. ये अगर दरमियान में स्टेटमेंट इस्तेमाल की जाए तो इनके दरमियान जो आपको कंट्राडिक्शन नजर आ रहा है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब सेल इंक्रीज हो रही है तो उसके नतीजे में क्या होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल. इकोनॉमीज ऑफ स्केल का क्या मतलब है कि जब कोई चीज लार्ज प्रोडक्शन में आती है, ज्यादा प्रोड्यूस की जाती है, तो उसकी कॉस्ट कम हो जाती है. तो ये इसका पैराडॉक्स जो इसमें कंट्राडिक्शन थी उसको ये रिजॉल्व करता है. गवर्नमेंट सब्सिडीज फॉर, अगेन गवर्नमेंट सब्सिडीज इसको रिजॉल्व नहीं कर सकती. ऑर्गेनिक फार्मिंग यील्ड हायर क्वालिटी प्रोड्यूस, वो तो जाहिर है, वो उसने खुद भी बात किया, तो ये दोनों भी नहीं हो सकते. ये ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है. कॉज एंड इफेक्ट. In general, these questions ask you to weaken, strengthen, or evaluate an argument that is based on cause and effect reasoning. Cause and effect reasoning है, एक cause दिया जाता है फिर उसका एक इफेक्ट आता है, उसको वीक या स्ट्रॉन्ग करना होता है या वैल्यूएट करना होता है. एग्जाम्पल देखते हैं इसकी. The government implemented a new policy mandating the use of seat belt in cars. द गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है न्यू पॉलिसी जिसमें कारों में सीट बेल्ट का इस्तेमाल लाजमी कर दिया गया है. एज ए रिजल्ट, अब कंक्लूजन आ रहा है, द नंबर ऑफ फैटिलिटीज इन द कार एक्सीडेंट डिक्रीज सिग्निफिकेंटली. देखें, अब यहाँ से बिल्कुल हमें क्लियर मालूम हो रहा है कि गवर्नमेंट ने जब ये पॉलिसी बनाई कि आप सीट बेल्ट यूज करें तो उसके नतीजे में फैटिलिटीज यानी कि डेथ्स, कार एक्सीडेंट होते हैं उसमें डेथ जो होती है उनकी तादाद कम हो गई, डिक्रीज सिग्निफिकेंटली. विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू मोस्ट स्ट्रेंथन द आर्गुमेंट दैट द न्यू सेट सीट बेल्ट पॉलिसी काज द डिक्रीज इन फैटिलिटीज. आप देखें, काज एंड इफेक्ट क्या है कि ये किया गया जिसके नतीजे में ये हो गया. अब आपने इसको क्या करना है, मोस्ट स्ट्रेंथन करना है कि वाकई इसी के नतीजे में ये हो रहा है.
तो देखें ए ऑप्शन, द गवर्नमेंट आल्सो लॉन्च्ड ए पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन टू एजुकेट पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वेयरिंग सीट बेल्ट। तो ये तो अभी पॉलिसी इंप्लीमेंट होने के बाद इसका ताल्लुक एक्सीडेंट में डेथ से रिड्यूस होने से क्या है? ये तो अवेयरनेस पैदा की जा रही है कि आप बेल्ट यूज करें, ये गलत हो गया। स्टडीज हैव शोन दैट सीट बेल्ट्स कैन रिड्यूस द लाइकलीहुड ऑफ फैटेलिटीज इन कार एक्सीडेंट्स बाय अप टू 50%। यस, देखें ये एक फैक्ट प्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि स्ट्रेंथन करना है, स्ट्रेंथन करने के लिए हम कोई फैक्ट देते हैं जो इसको मजीद स्ट्रॉन्ग कर रहा है कि वाकई ही ये इसके नतीजे में हो रहा है। क्योंकि इसमें क्या बताया गया है कि स्टडीज, कोई रिजल्ट है किसी स्टडी का, कि सीट बेल्ट जो इस्तेमाल करते हैं उनमें फर्टिलिटीज की लाइकलीहुड ड्रॉप्ड बाय 50% है। तो ये उसको सपोर्ट कर रहा है कि एक स्टडी भी वही बात कह रही है जो कि आर्गुमेंट में दी गई है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है। सी है द नंबर ऑफ कार इक्विप्ड विद एयर बैग्स विच कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें एयर बैग की बात आ गई, जबकि क्वेश्चन सीट बेल्ट का है। द न्यू पॉलिसी इम्पोज फाइन्स, फाइन्स वगैरह का ताल्लुक भी इसको वीक कर सकता है कि सीट बेल्ट की वजह नहीं है, बल्कि फाइन की वजह से लोग डर कर गाड़ी तेज चलाते नहीं है। तो ये तो इसको वीक कर सकता है, स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकता। ई ऑप्शन है, बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी सीट बेल्ट यूजेज वाज रिलेटिवली लो अमंग। ये तो वो खुद एड्रेस कर रहा है कि सीट बेल्ट को इस्तेमाल करें, पॉलिसी बनाई जा रही है, इसका मतलब है पहले लोग नहीं करते थे। तो ये इसको स्ट्रेंथन नहीं कर सकता। स्ट्रेंथन सिर्फ इसको बी करता है, जिसमें एक सपोर्ट प्रोवाइड की गई है कि जो बात की गई है वो इस स्टडी से भी साबित शुदा है। यानी कि जो बात आर्गुमेंट में की जा रही है और कंक्लूजन में आ रही है वो एक स्टडी से भी प्रूफ शुदा है। तो इसका मतलब है ये बी ऑप्शन इसको मजीद स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इनफ्रेंस, these questions ask you to select the answer choice that presents an unwritten conclusion that must be true based on only the information presented in the passage। आप इसमें वो ऑप्शन चूज करते हैं जिसमें एन अनरिटन कंक्लूजन होता है, और वो बेस कर रहा होता है किस पर? जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की गई है पैसेज में। लेकिन इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग आफ्टर स्कूल ट्यूटरिंग सेशंस हैज इंक्रीज दिस सेमेस्टर। इस सेमेस्टर में आफ्टर स्कूल ट्यूटरिंग के सेशंस में स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ गई है। देयरफॉर, जिसका नतीजा मोर स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग, के ज्यादा स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं देयर कोर्स वर्क दिस सेमेस्टर, इस सेमेस्टर में अपने कोर्स वर्क के लिए। Which of the following can be properly inferred from the statement above? अब हमने infer करना है। The quality of teaching at the school has declined. No. The school has implemented new tutoring program to accommodate the increase in demand. No. There has been a significant change in the difficulty level of the coursework. No. डी ऑप्शन देखें, स्टूडेंट्स हु अटेंड ट्यूटरिंग सेशंस आर मोर लाइकली टू परफॉर्म पुअरली इन देयर क्लासेस। देखें ये चीज इससे मालूम हो सकती है, हम इन्फर कर सकते हैं कि अगर आफ्टर स्कूल ट्यूटरिंग बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि कुछ स्टूडेंट या ऐसे स्टूडेंट की तादाद बढ़ चुकी है जो पुअर परफॉर्मेंस रख रहे थे, इसीलिए वो ट्यूशन के लिए जाते हैं। तो ये डी ऑप्शन इसका पॉसिबल इन्फ्रेंस हो सकता है। ई ऑप्शन देखते हैं, द स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न्ड अबाउट द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ इट्स स्टूडेंट्स, ये भी इररेलेवेंट है। फाइंड द कंक्लूजन। These questions ask you to select the answer choice that presents a conclusion that is best supported by the passage। Conclusion मालूम करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन। Studies have shown that regular exercise can improve cardiovascular health and reduce the risk of chronic diseases. John has been consistently going to the gym and engaging in cardiovascular workout for the past 6 months. John's recent medical checkup revealed improved blood pressure and cholesterol level compared to his previous checkup। प्रीवियस चेकअप के मुकाबले में इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट मिली है। किसमें? ब्लड प्रेशर इम्प्रूव हो गया और कोलेस्ट्रॉल। देखें यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, इम्प्रूवमेंट हुई है। और
वो बाकायदा तौर पर ये कुछ कर रहा है। जॉन हैज बीन कंसिस्टेंटली गोइंग टू जिम एंड एंगेजिंग इन कार्डियोवास्कुलर वर्कआउट, और उसके बाद 6 मंथ के बाद ये इंप्रूवमेंट मिली है। What conclusion can be properly drawn from the statement above? अब आप देखें कि पहले हमें क्या दिया गया कि स्टडीज हैव शोन दैट रेगुलर एक्सरसाइज कैन इंप्रूव कार्डियोवास्कुलर हेल्थ एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस, कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ और रिड्यूस रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीज होती है। जॉन ने ये 6 मंथ तक किया रेगुलरली, उसके नतीजे में उसमें इंप्रूवमेंट आई। तो अब आगे हम क्या कहें, कंक्लूड क्या हो सकता है? John should continue his regular exercise routine for optimal health benefits. Yes, ये पॉसिबल है क्योंकि उसके 6 मंथ जाने से इंप्रूवमेंट हो रही है, तो उसे कंटिन्यू रखना चाहिए। ये कंक्लूजन हो सकता है इसका। रेगुलर एक्सरसाइज इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू इंप्रूव कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, ये तो खुद स्टडीज बता रही हैं, तो ये कंक्लूड कैसे हो गया? ये तो इंफॉर्मेशन उसमें दी गई है कि ये करें। सी ऑप्शन, जॉन्स इंप्रूव्ड हेल्थ इज सोलिली एट्रीब्यूटेड टू हिज कंसिस्टेंट जिम वर्कआउट, ये जाहिर हो रहा है उससे, तो कंक्लूड कैसे होगा ये? जॉन जिम्स वर्कआउट हैव कंप्लीटेड एलिमिनेटेड हिज रिस्क फॉर क्रॉनिक, एलिमिनेटेड तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, एक्सट्रीम वर्ड आ रहा है इसमें, जबकि उसने इंप्रूवमेंट की बात की है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। Evaluate the argument. These questions ask you to select the answer choice that would best help you determine whether the given argument is well constructed or poorly constructed. Evaluate करना है, select करें वो answer choice that would help you to determine whether the given argument is well constructed or poorly constructed. आपने evaluate करना है argument को। A recent study found that students who eat breakfast before exams perform better than those who skip breakfast. Therefore, all students should eat breakfast before exam to improve their performance. ये कंक्लूजन दिया है क्योंकि स्टडी के मुताबिक जो ब्रेकफास्ट करते हैं उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है, तो लिहाजा हर स्टूडेंट को जो इम्प्रूव करना चाहता है अपनी परफॉर्मेंस को, उसे ब्रेकफास्ट करना चाहिए बिफोर एग्जाम। एवेल्यूएट करें। अब आप देखें कि इसमें बिल्कुल सिंपल रिसेंट स्टडी है जिसकी ये फाइंडिंग है, उसके नतीजे में ये होना चाहिए डायरेक्ट कोरिलेशन। तो क्या कोई अदर फैक्टर है या नहीं? तो अब यहां पर क्योंकि एक ही फैक्टर को उठाकर उसी को रिस्पॉन्सिबल करार देना कि परफॉर्मेंस इसी की वजह से आएगी, बाकी फैक्टर कहाँ गए? हो सकता है कि वो स्टूडेंट पढ़ता ही नहीं है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ब्रेकफास्ट करने से परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी? तो देयर शुड बी अदर फैक्टर्स जो इसमें मेंशन ही नहीं किए गए। तो हम देखते हैं ऑप्शन, द स्टडी हैड ए लार्ज सैंपल साइज का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, स्टडी है। बी ऑप्शन है, देयर मे बी अदर फैक्टर्स बिसाइड्स ईटिंग ब्रेकफास्ट। यस। अब देखें एवेल्युएशन के अंदर हमें क्या फॉल्ट मिला कि ये जो आर्गुमेंट ये लैक करता है किस चीज को? अदर फैक्टर्स को। तो बी इसका ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। सी, अब ईटिंग ब्रेकफास्ट इज नॉट फिजिबल, फिजिबिलिटी की कोई बात नहीं है, इसलिए गलत। डी, द स्टडी डिड नॉट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ब्रेकफास्ट भी अननेसेसरीली है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। लॉजिकल फ्लॉ। अब लॉजिकल फ्लॉ के क्वेश्चन है कि इसमें गलती क्या है। दिस क्वेश्चन आस्क यू टू सेलेक्ट द आंसर चॉइस दैट प्रेजेंट्स ए फ्लॉ इन द आर्गुमेंट रीजनिंग। फॉर एग्जांपल, the crime rate in city X has been steadily increasing over the past 5 years. Therefore, city X must have higher number of police officers to combat crime effectively. अब वो सिटी एक्स में क्राइम जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए देखिए कंक्लूजन क्या है कि सिटी एक्स में पुलिस की तादाद ज्यादा होनी चाहिए, ये कंक्लूजन है। अब इसमें फ्लॉ क्या है? Which of the following identifies a logical flaw in the argument above? A option, there has been a decrease in number of community outreach program aimed to at, no, ये irrelevant है। सिंपल सी बात उसने की है कि इन क्राइम रेट बढ़ रहे हैं,
लिहाजा पुलिस ऑफिसर्स की तादाद बढ़नी चाहिए। इसमें हमने फ्लॉ ढूंढना है, तो कम्युनिटी आउटरीच वगैरह का इसमें कोई जिक्र नहीं है। सिटी एक्स हैज ए लोअर क्राइम रेट एज कंपेयर टू नेबरिंग सिटीज, नेबरिंग सिटी के साथ कंपैरिजन करेक्ट नहीं हो सकता। The increase in crime rate may be attributed to socio-economic factors rather than the number of police officers. जी, अब देखें, वही बात है कि डायरेक्ट कोरिलेशन उसने दिया था, लिहाजा हमें कोई अदर फैक्टर की बात करनी चाहिए। यही फला है जो इसमें मौजूद है कि इसका जिक्र कोई नहीं है, उसने डायरेक्ट एक चीज को दूसरे से लिंक किया हुआ है, जबकि वहां अदर फैक्टर आने चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। कंप्लीट द पैसेज। These questions, which are hybrids with other question types, ask you to select the answer choice that best completes an uncompleted passage. A recent survey conducted by consumer advocacy group found that a significant percentage of consumers are dissatisfied with the quality of customer service produced by company X. Therefore, company X should, आगे क्या आना चाहिए, आपने कंप्लीट करना है। अब देखें कि वो क्या कह रहा है कि सर्वे हुआ जिसमें रिजल्ट क्या आया, सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ कंज्यूमर आर डिससेटिस्फाइड द क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विस। जाहिर है कंपनी को कस्टमर सर्विस को इंप्रूव करना चाहिए। कंपनी एक्स शुड इन्वेस्ट इन मोर एडवर्टाइजिंग, नो, जबकि उसकी कस्टमर सर्विस खराब है, एडवर्टाइजमेंट का प्रॉब्लम नहीं है। बी ऑप्शन है ऑफर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू इंप्रूव द स्किल ऑफ इट्स कस्टमर सर्विस, यस, ये इसका आंसर हो सकता है। सी इंक्रीज द प्राइसेस, नो, इसका कस्टमर सर्विस से डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है। डी डिक्रीज द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, नो। फाइल ए लॉ सूट, नो। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। हाउ टू सॉल्व, इन क्वेश्चन को एग्जाम में आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसमें जाहिर है स्टेप्स ज़्यादा होते हैं कि पहले आप अंडरस्टैंड करते हैं आर्गुमेंट को, आइडेंटिफाई करते हैं क्वेश्चन टाइप को, एवेल्यूएट फिर करते हैं आंसर चॉइसेस को एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, क्वेश्चन स्टेम को गौर से पढ़ें, केयरफुल होना चाहिए कि पूछा क्या किया है। क्वेश्चन स्टेम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अंडरस्टैंड करें उसे, उसके बाद रीड द पैसेज, फिर पैसेज को रीड करें, यानी कि पहले रीड द क्वेश्चन स्टेम, फिर उसके बाद रीड द पैसेज। अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि आप क्वेश्चन स्टेम पहले पढ़ चुके होंगे, तो आपको मालूम होगा कि मैंने क्या चीज़ ढूंढनी है, इसमें से क्या चीज़ फाइंड करनी है, किस लॉजिकल रिलेशन को हिट करना है। ये करने के बाद, पढ़ने के बाद जो आंसर बन सकता है उसको अपने अल्फाज में जहन में लाएं। ऑप्शंस मत देखें, अभी ऑप्शन देखने की कोई बात नहीं है, लेकिन उससे पहले ही आप उसके लिए एक स्टेटमेंट जहन में बनाएं कि यस, इसके आंसर में ये कहा जा सकता है। फिर आप चॉइसेस की तरफ देखें तो आपको उससे मिलता जुलता आंसर मिल जाएगा। फिर आप ऑप्शन चॉइसेस को एवेल्यूएट करें, रिव्यू करें, मैच करके देखें, तो ये बड़े आसानी के साथ सॉल्व हो सकते हैं।